हाय, सिट्रोइन एक फ्रेंच ब्रांड है जो कि स्टेलांटिस कंपनी के अंदर आता है, जिसमें आपका जीप का ब्रांड भी आता है। इसने इंडिया में एंट्री ली 2019 में। पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च किया 2021 में लॉन्च किया C5, जो उनकी फ्लैगशिप SUV है। अब हम सब जानते हैं कि अगर इंडियन कस्टमर्स को इम्प्रेस करना है तो इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाना होता है, और इसीलिए सिट्रोइन लेकर आ रही है मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया C3। अब C3 पर भारी जिम्मेदारी है सिट्रोइन ब्रांड को इंडिया में प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करने की। क्या ये वो कर पाएगी, यही इस वीडियो में जानने की कोशिश होगी। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि प्लीज व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो साइड में दी गई घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिले। ये गाड़ी B हैच सेगमेंट की गाड़ी है। B हैच सेगमेंट यानी कि वो सेगमेंट जो कि एंट्री लेवल से थोड़ा ऊपर होता है और 4 मीटर से छोटी हैचबैक गाड़ियों को बताया जाता है B हैच सेगमेंट की गाड़ियां। तो इसमें आपकी स्विफ्ट i10 भी आती है, बलेनो और अल्ट्रॉस और i20 भी आती हैं। इंडिया में एक और सेगमेंटेशन हो गया है प्रीमियम हैचबैक का, बट दिस कार बिलोंग्स टू B हैच सेगमेंट। एक और सेगमेंटेशन जो हुआ है इंडिया में वो ये कि ये जो SUV स्टाइलिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत सारी कंपनियां इस तरह की गाड़ी को SUV का नाम देती हैं, लेकिन सिट्रोइन इसे हैचबैक ही बुला रही है विद SUV स्टाइलिंग। और मुझे ये बात पसंद है सिट्रोइन की कि उन्होंने इसे हैचबैक ही बुलाया है। लेकिन इस SUV स्टाइलिंग की वजह से इसका सीधा मुकाबला तो टाटा पंच, रेनॉ काइगर, निसान मैग्नाइट और मारुति इग्निस जैसी गाड़ियों के साथ होगा। कीमत का अंदाजा लगाऊं तो लगता है 5-5.5 लाख से 8 लाख के आसपास तक की हो सकती है इसकी कीमत। अब चलिए इसके लुक की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सिट्रोइन का लोगो नजर आता है। ये जो 2 एरो शेप का लोगो है इसको शेवरॉन कहते हैं, और वो यहाँ सबसे पहले आपको नजर आएगा। क्रोम में दिया गया है और ये दोनों तरफ एक्सटेंड होता है, इस गाड़ी की विड्थ को थोड़ा सा इन्हांस करता है। और यहाँ पर ये मर्ज होता है 2 DRLs पे। तो ये जो DRL हैं ये V शेप एक बनाते हैं। यहाँ पर आपको ये हैलोजन हेडलैम्प्स नजर आएंगे, नीचे फॉग लैम्प्स दिया गया है और फॉग लैम्प्स को लैम्प करता है ये ऑरेंज इंसर्ट। ये काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र तो आता ही है और एक तरह से सिट्रोइन की गाड़ियों की पहचान भी है। अब यहाँ पर आपको ये गाड़ी डुअल टोन में नज़र आ रही है। तो जो टर्बो गाड़ी है, मेरे पास जो गाड़ी है वो टर्बो 1.2 लीटर टर्बो गाड़ी है, उसमें आपको डुअल टोन स्टैंडर्ड मिलेगा। और जो नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ी है उसमें भी आप ये कस्टमाइज़ करा सकते हैं, चुन सकते हैं। इनफैक्ट कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन सिट्रोइन दे रही है। कंपनी ने कहा है कि 70 एक्सेसरीज़ हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होंगी, जिससे आप अपनी गाड़ी को तरह से अपने स्टाइल के मुताबिक चुन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वो हैशटैग भी चुना है, एक्सप्रेस योर स्टाइल। और इसमें 3 प्रीसेट स्टाइल्स के ऑप्शन मिलेंगे, वाइब, एलिगेंस और एनर्जी। तो वाकई आप C3 को अपने टेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। चलिए अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये 15 इंच के व्हील्स दिखाई दे रहे हैं। ये व्हील्स के साथ साथ आपके पास इसमें एलॉयज चुनने का भी ऑप्शन है, डुअल टोन एलॉयज का भी ऑप्शन है। साइड प्रोफाइल भी जो एक इंटरेस्टिंग बिट्स हैं वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर वही जो फॉग लैम्प के आसपास हमने इंसर्ट देखा था वैसे ही शेप का है, एग्जैक्ट वो शेप तो नहीं है पर वैसे ही शेप का एक इंसर्ट दिया गया है। ऐसा जो ट्रीटमेंट है वो C5 में भी है। नीचे ब्लैक क्लैडिंग आपको चौड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये ब्लैक कलर के रूफ रेल्स नज़र आ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो मुझे नज़र आया है वो है यहाँ पर ये ब्लैक कलर का इस्तेमाल अच्छा लगता है थोड़ा सा, और यहाँ पर एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करता है। अब फ्रेंच कंपनी है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी सारी स्टाइलिंग क्यूज़ होंगी और वो यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए अब ले चलती हूँ आपको रियर पर। रियर में बड़े रैप अराउंड टेल लैम्प्स हैं और यहाँ पर आपको कोई भी LED हेडलैम्प्स या फिर टेल लैम्प्स नहीं मिल रहे, दोनों जगह ही आपको ये नॉर्मल बल्ब्स नज़र आएंगे। और यहाँ पर आपको C3 की बैजिंग नज़र आएगी, सिट्रोइन की बैजिंग नज़र आएगी और यहाँ पर साइड में आप देखिए प्योर टेक लिखा हुआ है। प्योर टेक आपको टर्बो इंजन के साथ ये बैज दिखाई देगा। अदरवाइज वेरिएंट की कोई बैजिंग आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। जो हमने सामने ऑरेंज इंसर्ट देखे थे वो यहाँ पर आपको रियर में भी दिखाई देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लैक कलर का बम्पर है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। सामने भी ये बड़े साइज़ का है, लेकिन सामने उसमें डुअल टोन है तो वो इतना ज़्यादा नहीं पता चलता। यहाँ पर ये ज़्यादा चौड़ा मुझे लग रहा है। वैसे रियर के लिए मेटेलिक लुकिंग फेक स्किड प्लेट भी एक्सेसरी लिस्ट में शामिल है, तो ये लुक थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। एक चीज़ आप यहाँ पे और नोटिस करिए कि
ये जो रूफ है इस पर भी ये क्रीज दी गई है, एक यहाँ पर भी एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया है। ये सामने से भी दिखाई देती है, पीछे से भी दिखाई देती है, लेकिन पीछे से ज़्यादा अच्छे से पता चल रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। स्टॉप लाइट यहाँ पर दी गई है और एक चीज़ आप नोटिस करें, यहाँ पर आपको रियर वाइपर नहीं मिल रहा। तो आज जबकि हमने थोड़ी बहुत बारिश देखी सुबह, तो IRVM से जो विजिबिलिटी मिल रही थी पीछे की वो काफ़ी कम हो गई थी। कॉस्ट कैटेगरी का मेजर है। लेकिन अब लुक की ही बात करूँ तो यहाँ पर ये गाड़ी देखने में एक क्यूट गाड़ी दिखाई देती है, अच्छी लगती है और इसके साथ जिस तरह का इसका डिज़ाइन है वो थोड़ा सा स्टैंड आउट भी करता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ और वो है डायमेंशंस में सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 180 mm का है। C3 की कुल लंबाई 3.98 मीटर्स, विड्थ 1.73 मीटर्स और हाइट 1.58 मीटर्स है। इसका व्हील बेस 2.5 मीटर से लंबा है। अगर कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें तो ये कहीं बीच में बैठती है। पंच और इग्निस से लंबी है लेकिन काइगर और मैग्नाइट से छोटी, और हाइट में ये मैग्नाइट को छोड़ बाकी सबसे छोटी है। लेकिन जहां C3 बाजी मारती है वो है व्हील बेस के मामले में। इसका 2540 मिलीमीटर का व्हील बेस इन सबसे बड़ा है। चलिए अब आपको यहाँ पर इसके बूट के बारे में बताती हूँ। तो 315 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। हमने यहाँ पर 2 छोटे बैग्स रखे हुए हैं और एक डफल बैग रखा है और उसके बाद भी सामान रखने की जगह अच्छी दिख रही है। यहाँ पर आपको दोनों साइड्स पे हुक्स दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने सिट्रोएन का ही बैग लगाया है आपको दिखाने के लिए कि ये हुक्स हैं। और मुझे जो इस स्पेस पे दिक्कत नज़र आ रही है वो ये कि यहाँ पर ये काफ़ी डीप है, जिससे सामान रखना और उठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको सामान ज़्यादा उठा कर अंदर रखना होगा और निकालने के लिए भी झुक कर निकालना होगा। और जो स्पेयर व्हील है वो इस फ्लोर बोर्ड के नीचे दिया गया है। 14 इंच का स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए अब ले चलती हूँ आपको गाड़ी के अंदर। C3 जिस सेगमेंट की गाड़ी है और जिस तरह से पिक्चर्स निकल कर आई थी उससे मेरी जो उम्मीद बनी थी इसके इंटीरियर्स की क्वालिटी के बारे में, उससे बेहतर क्वालिटी मुझे यहाँ पता चल रही है। आप यहाँ पर सामने ये जो प्लास्टिक देख रहे हैं ये हार्ड प्लास्टिक ही है, लेकिन ये स्क्रैची नहीं है, बहुत शाइनी नहीं है, ठीक ठाक है और सेगमेंट के हिसाब से ठीक पता चल रहा है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप पैनल गैप्स वगैरह देखें तो वो काफ़ी अच्छे से मैनेज किए गए हैं। कहीं ऐसा फ्लिमजी सा एक प्लास्टिक लगा हुआ है ऐसा नहीं पता चलता है। ये जो ऑरेंज इंसर्ट है ये लुक तो अच्छा ऐड करता ही है। इसके साथ ही ये मैट फिनिश है तो थोड़ा सा एक प्लश फील मिलती है और ये टेक्सचर्ड भी है, देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये डैशबोर्ड को लाइन सा करता है क्योंकि यहाँ साइड में भी ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर AC वेंट्स के ऊपर। और AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है। साइड के AC वेंट्स का डिज़ाइन ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और जो सेंटर AC वेंट्स हैं उनका डिज़ाइन भी अच्छा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आपको नज़र आती है इसके इंटीरियर्स में वो है ये 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक मटेरियल के एक बॉर्डर के साथ दी गई है और इसका जो रिस्पॉन्स है वो ठीक पता चल रहा है अभी तक फ़िलहाल। और साथ ही इसका जो क्लैरिटी है, जो डिस्प्ले है वो भी अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ पर ये एल्यूमिनियम लुकिंग इंसर्ट दिया गया है। ये स्पेस तो है सामान रखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इसमें सामान रखेंगे तो इस पर स्क्रैच पड़ सकता है। अब अगर नीचे की भी प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं तो वो भी ठीक पता चल रही है। चलिए यहाँ पर ग्लव बॉक्स का साइज़ भी देख लेते हैं। ग्लव बॉक्स का जो मटेरियल है वो भी फ्लिमजी नहीं है, ऐसा हिलता डुलता सा नहीं पता चल रहा, स्टर्डी पता चल रहा है और इसका साइज़ भी ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ जगह भी दी गई है सामान वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर आप अपने नोट्स वगैरह रख सकते हैं। और AC के बारे में ये आपको बता दूँ कि वैसे तो गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है पर ह्यूमिडिटी अच्छी खासी थी और इस AC ने हमें अभी तक तो अच्छे से कूल किया है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहा है। चार्जिंग के लिए USB पोर्ट और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। इसके साथ आप एक और चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर ये छोटे से एक जगह दी गई है। ये इसलिए दी गई है क्योंकि अगर आप अपना फ़ोन लगाते हैं तो वायर्स जो हैं वो आप यहाँ पर अटका सकते हैं जिससे वायर फैले हुए ना दिखाई दें। तो ये थोड़ा सा एक डिटेल जिस पर सिट्रोएन ने ध्यान दिया है।
यहाँ पर ये जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है इसका साइज काफ़ी छोटा है और इस पर इंफॉर्मेशन भी काफ़ी लिमिटेड आती है। स्पीड की इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन आपको अगर आरपीएम्स देखने का मन है तो इस गाड़ी में वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आरपीएम मीटर या फिर टैकोमीटर है ही नहीं यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है इसका होल्ड अच्छा है, इसका टच एंड फील अच्छा है, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जो स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं पता चलती है। अब यहाँ पर डोर पर फोकस करते हैं, तो डोर में आपको कोई डोर पैड नहीं मिलता। यहाँ पर आपको साइड में आर्मरेस्ट ज़रूर मिल जाता है, लेकिन कोई डोर पैड नहीं है। जनरली हम देखते हैं आजकल यहाँ डोर पैड दिया जाता है जिससे सॉफ्ट टच यहाँ पर मिले, लेकिन वो यहाँ नहीं मिल रहा। और जो सेंट्रल लॉकिंग है वो भी इस गाड़ी में मिसिंग है, उसका कोई बटन नहीं है। अगर आप सेंट्रल लॉक करना चाहते हैं तो आपको ये ड्राइवर का जो लॉक अनलॉक बटन है उसी से होता है इस गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग। कॉस्ट कटिंग के काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि यहाँ पर ये एक फ्लिम्जी सा एक नॉब दिया गया है जिससे आप साइड व्यू मिरर को एडजस्ट करते हैं। और तो और अगर आपको दूसरे साइड का साइड व्यू मिरर एडजस्ट करना है तो वो उसका जो कंट्रोल है वो दूसरे डोर पर दिया गया है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तब तो करना बहुत ही मुश्किल है, आपको अपने को पैसेंजर से ही रिक्वेस्ट करनी होगी उसको चेंज करने के लिए। अगर आप बोनट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ओल्ड स्टाइल नॉब दिया गया है। आजकल हमने देखा है जनरली लीवर आता है जिसको आप फ्लिप करते हैं और वो खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर पुराने तरीके से वो एक नॉब दिया गया है। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और वो है ये की। कम से कम फ्लिप की तो आजकल टॉप वेरिएंट में मिलती ही है, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल की मिल रही है। इसमें लॉक अनलॉक का ऑप्शन है लेकिन की नॉर्मल है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ एक और चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं और वो मिसिंग हैं, जैसे कि ये ऑटो डिमिंग IRVM तो नहीं ही है, इसमें मैनुअली भी आप डिमिंग फंक्शन नहीं चूज़ कर सकते। अब ये कितना ग्लेयर रात में देता है ये मुझे फ़िलहाल नहीं पता, क्योंकि मैंने रात में नहीं चलाई है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसे डिम करने का। इसके साथ ही रियर कैमरा नहीं है यहाँ पर। रियर वाइपर मैंने बताया था आपको कि नहीं है, रियर कैमरा भी नहीं है। और जो पीछे की विंडस्क्रीन है उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, जिससे रियर विजिबिलिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है इस IRVM के साथ। जो सीट है वो कंफर्टेबल है, बहुत चौड़ी नहीं है। अगर आप इसकी विड्थ देखें तो चौड़ी नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल है। यहाँ पर कुशनिंग ठीक ठाक पता चलती है। लेकिन ये जो हेडरेस्ट है ये इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है। जो आजकल मूवेबल हेडरेस्ट आते हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा आपको। और एक और कॉस्ट कटिंग जो आपको नज़र आएगी वो है इस रूफ लाइनिंग में ये एक स्क्रैची सा फैब्रिक लगा हुआ है इस पर, और इससे बेहतर होता तो अच्छा होता। ये तो हुई बात फ्रंट सीट की, लेकिन अब मैं को पैसेंजर सीट पर भी बैठना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ वहाँ कितना स्पेस मिल जाता है। लेट मी टेक यू देयर। वैसे मैं इस सीट पर कम ही बैठती हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक फैमिली कार है और फैमिली कार्स में फ्रंट टू सीट्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने सोचा इस सीट पर भी बैठ के बता दूँ आपको कि किस तरह का स्पेस वगैरह मिल रहा है। यहाँ पर सीट कंफर्टेबल है, लेकिन ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं ऑफकोर्स, और इसका बैक रेस्ट है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो विजिबिलिटी है वो अच्छी मिल रही है। यहाँ पर जो सामने का लुक है वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डोर में बॉटल बड़े साइज़ की आ सकती है और उसके बाद भी थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह मिल जाएगी। अब एक चीज़ और, ज़्यादातर को पैसेंजर्स अपने साथ एक हैंडबैग लेकर चलते हैं। हैंडबैग रखने की जगह यहाँ पर मुझे लगता है मिल जाएगी, एटलीस्ट मेरा हैंडबैग यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ग्रैब हैंडल की कभी को पैसेंजर को लॉन्ग ड्राइव पर खल सकती है। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस सीट। लेकिन अब ले चलती हूँ आपको रियर सीट पर। तो इस सीट पर बैठते ही एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि ये विंडो का साइज़ अच्छा है, तो मुझे बाहर का व्यू अच्छा मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर लेग स्पेस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। मेरे लिए थाई सपोर्ट अच्छा है, क्योंकि आप इस सीट का डिज़ाइन देखिए, ये आगे थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर थाई सपोर्ट बेहतर हो जाता है। पर ये सीट मुझे थोड़ी ऊंची लग रही है, तो अगर कोई किसी की हाइट मुझसे छोटी होगी तो शायद उसको ये ज़्यादा ऊंची लगेगी। मेरे पैर तो नीचे पहुँच जा रहे हैं, लेकिन जब अगर आगे स्ट्रेच करती हूँ तो लगता है कि यहाँ पर पैरों में अड़ रही है सीट।
तो बेहतर मेरे लिए सीटिंग पोजीशन ऐसे है। हेडरूम यहाँ पर अच्छा है। ये जो सीट है वो आगे वाली सीट से थोड़ी ऊंची है, जिससे सामने की विजिबिलिटी भी अच्छी मिले, लेकिन उसके बाद भी हेडरूम मुझे यहाँ पर ठीक ठाक मिल जा रहा है। और जो सेंस ऑफ स्पेस है वो इस विंडो की वजह से और पीछे से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से ठीक ठाक मिल रहा है। और यहाँ पर 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ नीचे कप रखने की जगह यहाँ पर दी गई है और साथ ही बॉटल आप यहाँ डोर में रख सकते हैं, लेकिन डोर में सिर्फ एक बॉटल आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर सीट पे पॉकेट दिया गया है, दोनों ही सीट के पीछे पॉकेट्स हैं। अगर विड्थ की बात करूँ तो मुझे लगता है 2 लोग बैठेंगे यहाँ पर, 3 लोगों के लिए ये थोड़ी जगह टाइट पड़ने वाली है। एक और चीज़ जो कि मिसिंग है वो है यहाँ पर मूवेबल हेडरेस्ट। तो ऑफकोर्स जब सामने के पैसेंजर को मूवेबल हेडरेस्ट नहीं मिल रहा तो रियर पैसेंजर को तो मिलना मुश्किल ही है। एक बार इसके फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं। इसकी ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्ट है, तो ड्राइव करने के लिए कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन आराम से चुनी जा सकती है। ए पिलर थोड़ा चौड़ा लगा मुझे, लेकिन फिर भी फ्रंट विजिबिलिटी अच्छी है। मैं पहले चला रही हूँ C3 का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके साथ 6 स्पीड मैनुअल फिलहाल मिल रहा है। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स कम से कम लॉन्च पर तो C3 के साथ नहीं मिल रहा। कंपनी ने कहा है कि आगे वो ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी देंगे। ये 3 सिलेंडर 1.2 लीटर टर्बो इंजन पावर देता है 110 HP की, यानी कि टर्बो C3 बाकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा पावरफुल है। कंपनी का कहना है कि इसे 0 to 100 kph जाने में 10 सेकेंड्स का वक्त लगता है, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए अच्छा माना जाएगा। और इस इंजन की परफॉर्मेंस दिल जीत लेती है। पावर आपको लगातार मिलती है, चाहे आप स्लो स्पीड पर हो या फिर हाई स्पीड पर ओवरटेक करना चाहते हो, आपके पास पावर हमेशा अवेलेबल होती है। इसे एक रिस्पॉन्सिव और ईगर टू डिलीवर इंजन कहा जा सकता है। मुझे इस गाड़ी की एक बात जो अच्छी लगी वो ये कि शहर में जब मैं इसे ड्राइव कर रही थी, थोड़ा बहुत ट्रैफिक था और सिग्नल्स भी थे, स्पीड ब्रेकर्स भी थे, और उसमें बार बार गियर डाउनशिफ्ट करने की या फिर गियर कम करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अगर थर्ड गियर में है गाड़ी और उसके बाद भी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई और वापस पिकअप करना चाहते हैं, उसके बाद ये आराम से पिकअप ले लेती है। तो जो शहर की ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, थकाने वाली नहीं लगती। जनरली गियर स्लॉटिंग काफ़ी आसान है, क्योंकि क्लच एक्शन स्मूथ है और स्लॉटिंग भी काफ़ी आसानी से हो जाती है। एकदम स्मूथ बटर स्लॉटिंग है इसमें। लेकिन इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी राइड क्वालिटी। जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है उससे बेहतर राइड क्वालिटी आपको मिलती है, उससे कहीं बेहतर फील मिलती है राइड की। रंबल स्ट्रिप्स हो या फिर स्पीड ब्रेकर्स, आपको गाड़ी के अंदर बहुत कम पता चलते हैं। सिट्रोएन की गाड़ियां जानी जाती हैं कंफर्टेबल ड्राइव के लिए, और C3 की ड्राइव उसी तर्ज पर है। ये जो स्टीयरिंग है ये बहुत भारी नहीं है, तो इसके साथ शहर में ड्राइव करना आपको मुश्किल नहीं पता चलेगा, थकाने वाला नहीं लगेगा। लेकिन वहीं जब आप कॉर्नर्स वगैरह पर होते हैं तो ये काफ़ी प्रिसाइजली उसे हैंडल करता है। मोड़ों पर गाड़ी के अंदर बॉडी रोल पता चलता है, लेकिन गाड़ी सड़क पर अनसेटल्ड फील नहीं होती। टायर से ग्रिप अच्छा मिलता है। चलिए अब मैं चलाती हूँ इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि 80 HP की पावर देता है और आता है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। ऑफ कोर्स C3 टर्बो का जो इंजन है वो तो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी ऐसा नहीं लगता कि पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। मेरी जो उम्मीद थी इस इंजन से, उससे ये थोड़ा बेहतर ही परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रेट लाइन ड्राइविंग में तो कोई दिक्कत नहीं है और हाईवेज पर इसके साथ ड्राइव कंफर्टेबल होगी। लेकिन हाँ, थोड़ी कम पावर तो है, तो वो स्पेशली आपको लोअर स्पीड पर ज़्यादा पता चलेगी इस पावर की कमी, क्योंकि एक बार ये स्पीड पकड़ लेती है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्पीड कम कर लेते हैं तो वापस स्पीड पकड़ने के लिए गियर डाउनशिफ्ट करना ही पड़ता है। तो शहर में इसकी ड्राइव उतनी आसान नहीं है जितनी टर्बो इंजन के साथ है। कंफर्ट इसमें भी पूरा है, जो ड्राइव है, जो राइड क्वालिटी है वो इसमें भी आपको अच्छी मिलती है, लेकिन क्योंकि ये छोटा इंजन है तो नॉइज़ी थोड़ा ज़्यादा पता चलता है।
मैंने आपको C3 की बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो इसमें मिसिंग है, लेकिन आई थिंक जो इसका प्लस पॉइंट है वो भी आपको बता दूं, और वो है इसकी ड्राइव। टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस तो खुश कर देती है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है सिटी कम्यूट के लिए आइडियल नहीं है, लेकिन राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इम्प्रेसिव है। मुझे लगता है अगर सिट्रोन इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि रिवर्स कैमरे का ऑप्शन दे देती तो ये गाड़ी एक बेहतर पैकेज बन जाती। उम्मीद मुझे ये है कि इसकी कीमत इसके फीचर्स की कमी को पूरा करेगी, यानी ये अट्रैक्टिवली प्राइस्ड होगी और फिर अपनी ड्राइव और कंफर्ट के बदौलत C3 कस्टमर्स को लुभा पाएगी।